बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के वीडियो क्लास 12 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम हिंदी इलेक्टिव के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 21 अक्टूबर को जो मिड टर्म का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसे एक ही बार में और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे टोटल 80 हैं। अब ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये दो खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में हमारे टोटल वास्तु पर प्रश्न होंगे 48, जिसमें से हमें टोटल 40 का आंसर देना होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है काव्यांश वाला, उसमें एक आपको चॉइस दी हुई है, तो उस चॉइस की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन 48 हो जाते हैं, 8 मार्क्स का है इसलिए, ठीक है। उसके बाद खंड बा जो रहेगा इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, ठीक है। तो उन विकल्पों के बारे में भी हम देखेंगे किस किस तरीके के विकल्प हैं और कैसे क्वेश्चन है। दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रश्नों का उत्तर एक क्रमशः लिखिए, यानी कि एक एक करके लिखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले खंड आ जाता है हमारा वास्तुपरक प्रश्न का। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों का चयन कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें इससे संबंधित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बेसिकली गद्यांश पर आधारित एक एक मार्क्स से 8 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन दोनों ही प्रश्न को हम वीडियो के बिल्कुल अंत में करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी बुक और हमारे जो अविक्तय माध्यम है उससे संबंधित एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। देखिए थर्ड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ कि इस पेपर में जो आपके 100% व्याख्या वगैरह भी पूछी गई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 100% व्याख्या दो पूछी गई है, तो मैंने आपको दोनों का ही आंसर यहाँ पे लिख के बताया है, ठीक है। और ये रचनात्मक लेखन हर एक चीज को यहाँ पे बताया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इंटरेस्ट बनाए रखिएगा, हर एक चीज को यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाता है हमारा एक सेकंड, शायद हम पीछे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है कि भुगतान के आधार पे अलग अलग अखबारों के लिए कार्य करने वाला पत्रकार क्या कहलाता है। तो जो छोटे छोटे पैसे लेता रहता है और अखबार में काम करता रहता है उसे क्या कहते हैं? वो होता है फ्रीलांसर पत्रकार, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? फ्रीलांसर पत्रकार। सेकंड देखिए, भारत में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है और यह कब शुरू हुआ था। अब देखो यहाँ पे 3 प्रश्न आपके कंप्लीट कराता हूँ कि सबसे पहले तो कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कौन सा चल रहा है। तो दौर चल रहा है दूसरा, और कब शुरू हुआ था? 2003 में। और अगर ये पूछा जाएगा कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो आप बताओगे तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है, ठीक है, उसकी डेट नहीं है। बस इतना याद रखना है कि तीसरा दौर चल रहा है किसका? विश्व लेवल पे इंटरनेट का। और भारत में कौन सा चल रहा है? दूसरा, 2003 से। क्वेश्चन 3 देखिए, डैश नाम से प्रारंभ हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर केवल और केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो उस अखबार का नाम बताइए बेसिकली, जो प्रिंट रूप में नहीं है बल्कि केवल और केवल इंटरनेट पे। तो उसका नाम है प्रभात साक्षी। क्या नाम है? प्रभात साक्षी। अच्छा एक चीज कर सकते हो बच्चों कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ एमसीक्यू बेस्ड, अभी हमारे बहुत से हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि कमेंट बॉक्स में या फिर आप लाइव चैट अगर देख रहे हो तो वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि यस सर हमारी तरफ से ये होगा ये होगा। अपने भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और मैं देखता भी रहूंगा कौन बच्चा कैसे आंसर कर रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन 4 है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या है। दैट मीन्स कहानी के केंद्र बिंदु में क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है? कथानक होता है। 5 देखिए, ड्राई एंकर वह होता है जो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, ड्राई एंकर कौन होता है? वो व्यक्ति जो चित्रों के बिना खबर जो वो मार्गदर्शकों तक सीधा सीधा पहुंचा, यानी कि उसे न्यूज को पहुंचाने के लिए इमेजेस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये अविक्तिय माध्यम से संबंधित थे जो कि हमने यहाँ पे देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 6 मार्क्स का है, एक एक मार्क्स से 6 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम पहले से पढ़ लेते हैं। मुझ भाग्यहीन सी तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपाल, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शीर्ष तल, कन्यागत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेसिकली ये सरोज स्मृति की याद में जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उसके बारे में लिखते हैं, तो ये वो कहानी है बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है,
कि सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी थी? तो सिंपल सी बात है, जब उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है तब लिखते हैं हम, ठीक है। सरोज का लालन पोषण कहाँ पे हुआ था? बिल्कुल सा आंसर है, कहाँ पे हुआ था? ननिहाल में हुआ था। थर्ड देखिए, संबल शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो संबल शब्द यहाँ पे कि उचित विकल्प के संबंध में कौन सा राइट होगा? तो राइट है यहाँ पे संबल का मतलब है यहाँ पे सहारा देना। तो मुझ भाग्यहीन सी तू संबल, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा है, मुझ भाग्यहीन सी तू संबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे 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 मुझ जैसे भाग्यहीन क्या, तू ही तो सहारा थी, अब तू भी मुझे छोड़ के चली गई था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और देखिए, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी भाई? तो सरोज की शादी अनोखी इसलिए थी क्योंकि एकदम बिल्कुल बिना किसी सजावटी के, दैट मीन्स एकदम सादगी थी बिल्कुल। माता नहीं थी उसकी, ये भी एक कारण था। साथ ही साथ मुख्यतः कुछ ही 5-7 लोग थे, अन्य लोगों की यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे हम उपरोक्त सभी जो है सरोज स्मृति की शादी के अनोखी होने में कारण रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, सरोज के रूप श्रृंगार की तुलना किससे की गई है? तो सरोज के रूप और श्रृंगार की जो तुलना है उसकी माता शकुंतला से की गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। 6 देखिए, कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? तो बहुत से कारण है, क्योंकि उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, उसकी पुत्री की भी मृत्यु हो जाती है, इवन उसके कुछ स्वजन जो होते हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो हम यहाँ कहेंगे क्या कहेंगे कि कवि के जीवन में उपरोक्त सभी कारणों की वजह से क्या है? दुखी दुख फैला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, एक मार्क्स से 6 एमसीक्यू बेस्ड, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली ये है आपका चैप्टर से संबंधित, जो आपका प्रेमधन है सुमेरनी, हाँ सुमेरनी के मन के से लिया गया, ठीक है। तो ये आप इसे चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो। हम सीधा से सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज और बता देता हूँ कि हमेशा देखो, जैसे 6 क्वेश्चन है तो इन 6 में से ऐसा मत याद रखना कि 6 के 6 क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इस पैराग्राफ से अलग ही होंगे, वो जो कि उस टॉपिक के संबंध में। जैसे कि आप ये पहला क्वेश्चन देख लो कि जल ही खाया या कुछ फलाहार भी पिया है, ये वाक्य प्रेमधन ने किससे गाया? तो ये तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन आंसर तो भाई देना पड़ेगा। तो ये वाक्य जो है वो एकादशी का व्रत रखने वाले पंडित से प्रेमधन ने, सॉरी हाँ प्रेमधन ने कहा, ठीक है, कि जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी किया है। सेकंड देखिए, बालक ने सीखा सिखाया कौन सा उत्तर दिया था? तो बालक को क्या सिखाया जाता है, कौन सा उत्तर देता है जब पूछा जाता है? तो सिंपल सा है कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा, यानी कि मैं अपने जन्म से लेकर अंत तक अपने पूरे जन्म भर लोगों की सेवा करूंगा। ये ऐसे उसे सीखा सिखाया हुआ उत्तर था, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, अब मैंने सुख की सांस भरी, इसके माध्यम से कह सकते हैं कि वह, दैट मीन्स कि ये लेखक जो है उसने सुख की सांस भरी, इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि मैं स्तर के अनुसार व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, उसका मैं यहाँ पे पक्षधर हूं, ये बताया गया, ठीक है। तो तीसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, उपरोक्त पंक्तियों के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारा जो का है ये भी ठीक है, यहाँ पे हमारा खा भी ठीक है, यहाँ पे हमारा गा भी ठीक है। जो हमारा सबसे गलत है वो है हमारा घ वाला, कि बच्चों के कोमल मस्तिष्क में अनावश्यक ज्ञान भरने से उसकी सहज प्रतिभा और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ये गलत है, क्योंकि बच्चों में आप पहले तो अनावश्यक ज्ञान भर नहीं सकते हो, भरोगे तो उससे कभी उसकी प्रतिभा निखरती नहीं है, रचनात्मकता में वृद्धि होती नहीं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा असत्य है? फोर्थ वाला। फिर आ जाता है पांचवा, ये भी देखिए आपका इस पैसे से नहीं जुड़ा हुआ है। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, ये आपके चैप्टर में यूज किया गया। यह पंक्ति वामनचार्य गिरी ने किसके बारे में कही थी? तो सिंपल सी बात है, प्रेमधन के बारे में कही। छठा देखिए, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये जो बालक बच गया निबंध है, ये बेसिकली इसका सेंटर क्या है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, कि इसका मूल बिंदु है, तो वो है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। एक तो स्तर के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा किस एज पे मिलनी चाहिए वो भी यहाँ पे दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये थे हमारे कुछ यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये बेसिकली आपकी जो हमारी कह सकते हैं कि अंतराल वाली किताब है उससे प्रश्न पूछे गए 5 प्रश्न। देखिए क्या है, सूरदास पथ में उपयुक्त किए गए छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? अर्थात सूरदास जो पाठ है उसमें एक मुहावरा उपयोग किया गया, छाती पर सांप लौटना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है
ईर्ष्या करना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। दूसरा देखिए, राख का ढेर सूरदास के लिए वास्तव में किसका ढेर था? आपको पता है उसकी झोपड़ी जल जाती है, ठीक है, जो कि फूस की बनी होती है। तो उसके लिए उस झोपड़ी का जलना किस चीज का राख था? किस चीज के राख के ढेर को यहाँ पे दर्शाया गया? तो वो था उसकी अभिलाषाओं का राख, क्योंकि आपको पता है उसके पास उसके जो भी पैसे थे वो उसी में जलकर राख हो जाते हैं, उसकी जो जमा पूंजी होती है वो भी इसी में जल जाती है। तो इससे क्या होता है, ये उसकी अभिलाषाओं की राख होती है। उसने सोचा था मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसलिए। थर्ड देखिए, गर्मी और लू से बचने के उपाय कौन से हैं? इनमें से कौन सा उपाय है जो कि गर्मी और लू से बचने के लिए किया जाता है? तो सिंपल सा है कि कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लीजिए। ऐसा मानना था कि गर्मी में यदि लू से बचना है तो अपनी कमीज में या फिर धोती में गांठ लगा के प्याज बांध लीजिए, इससे आपको गर्मी या लू नहीं लगेगी। ठीक है। चौथा देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। विचार हम करेंगे तो इन विचारों में देखिए यहाँ पे राइट जो है वो है हमारा, एक तो सबसे पहला कि ढोंडा एक सांप होता है और कोयया एक जलपुष्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, चौथा वाला जो है पहला और तीसरा ये हमारा राइट है। ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा, ढोंडा एक सांप है, कोयया एक जलपुष्प है। अब देखिए पांचवा, सूरदास के बारे में कौन सा गलत कथन जो वो गलत है? तो सूरदास के अंदर हार न मानने की प्रवृत्ति भी थी। भैरव के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण सूरदास विवक्त था। सूरदास कर्मशाली व परोपकारी व्यक्ति भी था। सूरदास जो है वो प्रतिशोध लेना चाहता था, ये गलत है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा कथन गलत है? खंड मतलब कि ये का वाला गलत। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो था, मतलब 5 तो कर ही लिया था, 6 एक एक मार्क्स से 5 क्वेश्चन अंतराल के संबंध में ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा खंड नंबर वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न में देखिए बेसिकली क्या होगा कि एक पहला प्रश्न जो है वो आएगा आपका रचनात्मक लेखन का, और ये रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो आपके सामने 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तीनों में से कोई एक लिखना होगा। मैंने आपको वैसे भी आपका जो बोर्ड एग्जाम था उसमें पूछा गया है गर्मी की पहली बारिश के बारे में, तो इसके ऊपर एक रचनात्मक लेख लिखा हुआ था, मैं उसी को आपको दिखा देगा। और बाकी देखो रचनात्मक लेख आपको कैसे लिखना होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको बताया गया दिवाली के बाद एक दिन का, जो कि रिसेंट में टॉपिक आ भी सकता है, दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसे कैसे लिखोगे। तो जैसे ही पहले तो आप बताओ, जब दिवाली की सुबह होती है, ठीक है, सुबह आप जब घर से बाहर निकलते हो तो कितना सारा प्रदूषण होता है, कितनी सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ था, लोग सोए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, इधर उधर झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा रहे होते हैं, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं चल रही होती है वो आप बताओगे। या फिर इस संबंध में आप क्या कह सकते हो कि आप अपने ही घर के बारे में बता सकते हो कि दिवाली के अगले दिन हमें अपने घर में मतलब कि विश्वकर्मा जो होते हैं उनकी पूजा करनी होती है, जिस दिन औजार वगैरह नहीं छूते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जो महसूस करते हो, जो आप देखते हो, वही आपको लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दफ्तर की हम एक दिन की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप कभी दफ्तर जाते हो, एक दिन की बात करते हैं, तो दफ्तर में जब जाते हो, अगर आपकी रिपोर्टेशन अच्छी है तो लोग आपसे प्रणाम करते हैं और नमस्ते करते हैं, और आपके लिए चाय आती है, बहुत सारे लोग आपके लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं, आपसे अपना काम करवाते हैं। आपको कई बार गुस्सा भी आता है इस भीड़ वगैरह को लेकर, तो ऐसे आप अपने लिख सकते हो कि दफ्तर में एक दिन आपका कैसा जाता है, काम कैसा होता है, लंच कैसा होता है, एंडिंग कैसी होती है, दोस्तों से बातचीत कैसी होती है, बॉस का रवैया कैसा होता है उस दिन, ऐसे आप लिख दोगे। अब इसी संबंध में मैंने लिखा है गर्मी की पहली बार, जिसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बारिश प्रकृति की सबसे खूबसूरत पलों में से एक होती है। कोई भी व्यक्ति इसको हर्षित करता और आनंदित हो सकता है, और कई बार लोगों का मानना यह है कि भगवान का आशीर्वाद कुछ विशेष समय के द्वारा विशेष समय में उसके द्वारा दिया जाता है। गर्मी के सीजन में पहली बारिश हम पर हमारे घर के बाहर बारिश में भीगते हैं और खुश होकर मुस्कुराते हुए आनंद लेते हैं। ये जो हमने देखा वही लिख रहे हैं। गर्मी के कड़े दिनों में बारिश का प्राकृतिक ठंडा स्नान करने के बाद बहुत ही आनंद मिलता है। जब हम बारिश में भीग रहे होते हैं तो अंदर से हमारी माताएं और हमारी पता चिल्लाते हैं कि अंदर आ जाओ, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आनंद लेने में मजे लेते हैं। बारिश होने के कारण स्कूल बंद होने पर हम खुश हो जाते हैं और हमें जो है वो घर नहीं जाना पड़ता है, मतलब स्कूल नहीं जाना पड़ता है। और कई बार तो बारिश की वजह से बच्चे इसी का बहाना उठाते हैं और नाश्ते अच्छे अच्छे नाश्ते का भी लुत्फ उठाते हैं। बारिश का सिर्फ एक ही दिन लोगों पर चेहरे पर अधिक खुशी की लहर ला देता है, और यही बारिश धरती की प्यास को भी बुझाता है, कम करता है। तो ये जो हमने देखा वही लिखा है सिंपल। ठीक है, अब इसी संबंध में जैसे मैंने आपको समझाया इन तीनों का, वो आप इजीली लिख देंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, मतलब वैसे हैं तो 3, 2 करने हैं। देखिए उल्टा पिरामिड शैली ये क्या होती है, इसके विकास का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं भाई क्या होती है। तो बेसिकली ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी तथा बुनियादी शैली होती है। अब देखिए ये है क्या, तो यह शैली क्या होती है, इस शैली में कथा लेखन की शैली ठीक उल्टी होती है। जैसे हम कथा लिखते हैं, ये ठीक उसके उल्टी होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि सूचना जो है वो पहले आती है, यानी कि क्लाइमेक्स पहले आता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो है नीचे आते जाते हैं। यानी कि जो एक खबर का पिरामिड होता है, नॉर्मल पिरामिड कैसा होता है, इस तरीके का पिरामिड होता है, लेकिन ये जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें पिरामिड होता है इस तरीके का। ठीक है, इसमें क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे सबसे अहम जो सूचना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि जो क्लाइमेक्स है वो आ जाएगा। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट बातें वो आती जाएंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल टॉप पे रहेगा। विकास कब हुआ था भाई, तो विकास हुआ था 19वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, तो उस समय लोगों को क्या था कि खर्चा वगैरह बहुत हो रहा था, तो ऐसे में वो क्या करते थे, केवल और केवल इंपॉर्टेंट बातों को ही ऊपर लिखते थे और नीचे ऐसी बातों को लिखते थे जो अगर कोई पढ़ने वाला ना पढ़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैसेज था वो एकदम टॉप पे लिखा करते थे। ठीक है ना, तो इसका विकास कब हुआ था, 9वीं शताब्दी के मध्य में। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया उल्टा पिरामिड शैली क्या है। दैट मीन्स कि वो है समाचार पत्र जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है उसे बिल्कुल टॉप पे रखा जाए, फिर छोटे छोटे जो पॉइंट है उसको लिया जाए। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, कोई भी से लिख देगा इंटरनेट की भूमिका क्या है। बेसिकली देखो, सबसे पहले तो ये कि 24 घंटे ये लोगों को सूचनाएं प्रदान करता है, लोगों का मनोरंजन करता है, इवन उन्हें ज्ञान भी प्रदान करता है। इंटरनेट एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरों को हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ ही क्षण में घर बैठे बैठे पूरे के पूरे संसार की हम यहाँ पे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। खबरों का सत्यापन, उसका पुष्टिकरण, उसका संकलन हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। खबर सही है या नहीं है, विभिन्न वेबसाइट्स हैं, विभिन्न यूट्यूब पर चैनल्स हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। एक ही सेकंड में लगभग 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। दैट मीन्स कि केवल और केवल एक सेकंड में 70,000 शब्द जो है वो आप इस एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो, ऐसा बताया जाता है। और एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में ईमेल की सहायता से भी भेज सकते हो, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। अब इंटरनेट के जो फायदे हैं पत्रकारिता के माध्यम में वही आपको बताना। तो 3 मार्क्स के थे, हमने यहाँ पे बेसिकली देखा कि 5-6 पॉइंट लिख दिए, 6 पॉइंट लिख दिए, बस हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कविता लेखन के लिए आवश्यक इन्हीं 3 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो वे कौन से 3 प्रमुख घटक हैं जो कविता लेखन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है भाषा का सम्यक ज्ञान। दैट मीन्स कि यदि आप कविता लिखते हो तो आपको उसमें रोज नए नए प्रयोग करने चाहिए, अनुभव लोगों को देने चाहिए, जिसमें कि भाषा और आपकी जो अभिव्यक्ति है, जो ज्ञान है, वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। ठीक है, छंद विषयक बुनियादी जानकारी। दैट मीन्स कि छंद और तुक से बधी हुई जो रचना है वो लोगों के भावनाओं में, लोगों की भावनाओं को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हमेशा ऐसे ही कविता को लिखना चाहिए जो छंद और तुक से बंधी हुई हो। तीसरा, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य, यानी कि कल्पना के द्वारा कविता में जीवन के सत्य, मधुर और कटु दोनों रूपों को प्रकट करता है। कवि को केवल पूरी कल्पना से बचना चाहिए, यानी कि कवि जो है उसे केवल केवल अपनी कल्पना से, केवल केवल अपनी कल्पना, इसका मतलब क्या है कि उसे केवल जो है एक ही पक्ष की कल्पना नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, किसी एक पक्ष की कल्पना नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि अन्य जो पक्ष है उसके बारे में भी लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा, भाव एवं विचार की अनुभूति। तो कैसे लिख देंगे इसे हम, कि कविता भावों का एक प्रबल आवेग होता है और मनुष्य भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर रहता है। दैट मीन्स कि कविता जो है वो मनुष्य के विचारों को, हाव भाव को उसमें प्रकट करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। तो इसमें क्या होता है कि वो उसे प्रकट तो करता है, लेकिन इसमें जो मेन चीज वो ये है कि उस कविता के माध्यम से, ठीक है ना, मान लेते हैं किसी इस ए व्यक्ति ने कविता लिखी है इन छोटे छोटे व्यक्तियों को सुनाने के लिए, तो ये जो कविता है बीच में, ठीक है, एक सेकेंड में लिख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये जो कविता है
इस कविता के संबंध में बेसिकली इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही ए बंदा समझ पाएगा, बाकी ये जो दर्शाना चाहता है वो ये बंदे समझ पाएंगे, जैसे ये सुनाना चाहता है, सिंपल सा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए बिल्कुल आसानी से। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, उसका वर्णन, संचार में इंटरनेट की भूमिका, कविता लेखन के प्रमुख तत्व। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट तथ्य को पहले लिखा जाए, बाकी सूचनाओं को नीचे। विकास 9वीं शताब्दी के मध्य में। इंटरनेट जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है, इस तरीके से लिखेंगे। और कविता में लेखन के लिए प्रमुख आवश्यक तत्व, एक तो आपको भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, छंदयुक्त जानकारी होनी चाहिए, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य इसमें होना चाहिए, और साथ ही साथ भाषा एवं विचार की अनुभूति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। 3-3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है और इसमें आपको ये दोनों ही करने हैं। पहला है विशेष रिपोर्ट के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम बेसिकली देख लेते हैं ये होता क्या है, फिर इसके 3 प्रकार। तो देखो, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरे छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे हम कहते हैं विशेष रिपोर्ट। दैट मीन्स विशेष रिपोर्ट क्या है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में बहुत ही ज्यादा गहरी छानबीन और विश्लेषण करने के बाद उसके बाद व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। अब इसके 3 प्रकार पूछे गए हैं, तो वैसे तो 2 पूछे जाने चाहिए थे, कि क्योंकि 1 मार्क्स से तो ये हो गया आपका और 2 मार्क्स से वो हो जाता, नहीं पूछेगा तो बता देते। देखो, खोजी रिपोर्ट, दैट मीन्स जिस रिपोर्ट में पत्रकार उन सूचना और तथ्यों को छानबीन कर सामने लाता है जो कि उनसे छुपाए जा रहे थे। ठीक है। दूसरा, इन डेप्थ रिपोर्ट, दैट मीन्स कि सार्वजनिक रूप से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, जो आंकड़े हैं, उनकी बहुत ही गहरी तरीके से छानबीन की जाती है, तब उन्हें जनता के सामने लाया जाता है। तो गहरी छानबीन करके आंकड़ों, तथ्य, सूचनाओं को लाना, इन डेप्थ यानी कि गहराई से सर्च करके रिपोर्ट लाना। उसके बाद है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इसका मतलब है कि रिपोर्ट में घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण और व्याख्या की जाए। दैट मीन्स विश्लेषण, कोई भी घटना या समस्या हो तो उसका रिपोर्ट में जो तथ्य हैं उसके आधार पर विश्लेषण और व्याख्या की जाए। विवरणात्मक रिपोर्ट, दैट मीन्स कि जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत वर्णन और बारीकी से बारीकी तथ्य को उद्घाटित किया जाए उसको हम कहते हैं। सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि विशेष रिपोर्ट कहते किसे हैं और इसके प्रकार, तो खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषण और विवरणात्मक। सेकंड देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो सैंपल पेपर था। फीचर किसे कहते हैं और अच्छे फीचर की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए समझते हैं भाई फीचर क्या होता है। तो बेसिकली देखो फीचर के बारे में, अच्छा यहाँ पे फीचर रिपोर्ट भी रह गई थी इसमें प्रकार के बारे में, तो आप इसे चाहो तो पढ़ लेना। ये बेसिकली उल्टा पिरामिड शैली की जैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो फीचर क्या होता है बेसिकली। फीचर जो है वो एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। ये 3 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे फीचर के बारे में। इसका उद्देश्य ये होता है कि पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के मुख्य रूप में उसका मनोरंजन करना होता है। और फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण, भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। बेसिकली फीचर क्या है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना भी होता है, उन्हें शिक्षा देना भी होता है और मनोरंजन करना भी होता है। ये होता है फीचर। अब इस फीचर में लेखक अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं भी लिख सकता है। अब अच्छे फीचर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले लेखन शैली, अर्थात फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग नहीं होता है। यानी कि फीचर लेखन का कोई एक फॉर्मूला जो है वो तय नहीं होता है। यानी कि आप चाहो तो उल्टा पिरामिड शैली का भी उपयोग कर सकते हो या फिर कथात्मक शैली का भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो वो ये देखा गया है कि फीचर में ज्यादातर कथात्मक जो शैली होती है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। भाषा, फीचर लेखन की भाषा जो है वो समाचारों के विपरीत बिल्कुल सरल, रूपात्मक और आकर्षक तथा मन को छू लेने वाली होनी चाहिए, क्योंकि एक फीचर तभी सही अच्छा बनता है जब ये इसकी भाषा सरल हो, आकर्षक हो और लोगों के मन को छूने वाली हो। फीचर में समाचार पत्रों की तरह शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है, आमतौर पर समाचार रिपोर्टों से बड़े होते हैं। कौन? फीचर। ठीक है। एक अच्छे और रोचक फीचर को अगर हमें अच्छा उसे बनाना है तो हमें उसमें छोटे छोटे फोटो को, उसका रेखांकन, कुछ ग्राफिक्स जो है इसको लेना बहुत जरूरी हो जाता है। विषय, देखो फीचर लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है। ये बड़े बड़े मुद्दे, जैसे कि हम बात करते हैं मानवाधिकार वगैरह, गंभीर मुद्दे होते हैं और छोटे मुद्दे होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि
छोटे मोटा आपको कोई किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है, कोई छोटा सा मुद्दा उसको। तो विशेष रिपोर्ट के 3 प्रकार, फीचर किसे कहते हैं, अच्छे फीचर की 3 विशेषताएं। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं अगले प्रश्न को। अब है क्वेश्चन नंबर 10। ये बेसिकली आपके जो किताब है उससे पूछा गया है। चलिए देखते हैं भाई। हारहिं खेल जितावहि मोहि, भरत के इन कथन का आशय क्या। तो 3 में से किन 2 प्रश्नों का उत्तर देना। तो हारहिं खेल जितावहि मोहि, जो भरत है, इन भरत जी के इस कथन का क्या आशय। तो सिंपल सी बात है, यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के अच्छे पक्ष को उजागर करने के लिए कही है। इसका आशय क्या है। तो आशय ये है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। तो यहाँ पर भरत जी का ये कहना है कि भगवान राम जी बड़े ही दयालु हैं और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वे खेल खेल में कभी भी अपने छोटे भाई यानी कि अनुज को, भरत को कभी अप्रसन्न नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए वे सदैव प्रसन्न रहते हैं और हमेशा भरत जी को जिताने के लिए खेल खेल में हार जाते हैं। तो यही कहा है हारे खेले जितावई मोहि, भरत जी ने इस कथन के माध्यम से। छोटा सा आंसर लिखा है मैंने, 2 मार्क्स में पूछा गया इसलिए। उसके बाद यह दीप अकेला कविता में गीता और मोती की साथ जो गीत और मोती, बेसिकली गीत और मोती, इसकी सार्थकता किससे जुड़ी हुई है। तो हमें इसके मतलब को समझाना है, इसके महत्व को समझाना है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने बदल लिया है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने जो पहले क्वेश्चन लिया है यह दीप अकेला वाला, ये हमारा तीसरे पे पहुंच गया बेसिकली। ये देखो, सबसे पहले गीत की बात करेंगे। तो कोई भी गीत जो है वो तभी सार्थक बनता है जब वह गायन से जुड़ जाता है। बच्चों मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े और अच्छे ध्यान तरीके से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दो ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और इंपॉर्टेंट ये जो थिंग्स है इनका फायदा सा। तो बात करते हैं गीत की। तो कोई भी गीत जब सार्थक यानी कि वो अच्छा तभी बनता है जब वो गायन से जुड़ा हुआ हो, और मोती तभी सार्थक बनता है जब गोताखोर उसे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, यानी कि गीत सार्थक कब होता है, गायन से जुड़ा, और गोताखोर कब मतलब बेसिकली मोती कब सार्थक होता है जब गोताखोर उसे समुद्र के नीचे से निकाल के लाए। अब इनकी एक्सप्लेनेशन सुनो। तो गीत को जब तक गाया नहीं जाता है तब तक वो अच्छा नहीं है, वो निरर्थक है। पन्ने में लिखा हुआ गीत अपने आप एक पहचान नहीं बनता है। ठीक है, पन्ने में जो गीत लिखा है आपने वो पहचान नहीं बनेगा जब तक आप उसे लोगों के सामने गाओगे नहीं, बल्कि जब आप उसे लोगों के सामने गाओगे तभी उसे पहचाना जाएगा, तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इसी तरह मोती होता है। मोती को यदि गोता को समुद्र की गहराई से निकालकर बाहर नहीं लाएगा तो क्या कोई कभी मोती को देख पाएगा। ये जितने भी अच्छे अच्छे हम रत्नहार देखते हैं, मणि वगैरह देखते हैं, ये सभी क्या है, ये हमारे समुद्र से निकले हुए हैं। तो ये सभी हमें क्या दर्शाते हैं कि समुद्र के अंदर जो मोती पाए जाते हैं उनके महत्वता के बारे में। ठीक है, जिसका अंदाजा हमें नहीं होगा कि यदि गोताखोर और मोतियों को नहीं निकालेगा। मोती जो है वो व्यक्तिगत प्रयासों का सफल फल है बेसिकली। तो आपको समझ में आ गया ना कि मोती जो है कब सार्थक होता है जब गोताखोर उसे बाहर निकाल लाए, और गीत कब सार्थक होता है जब वह गायन से जुड़ जाए और लोगों के मन को छू जाए। तीसरा देखिए, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग किस प्रकार से था। तो ये हमने एमसीक्यू में भी देख लिया था अभी, कैसे लगता भाई। तो देखो, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से अलग था क्योंकि सरोज के विवाह में आम विवाह की तरह सगे संबंधी ज्यादा नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। यह विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे वाला बिल्कुल भी नहीं था, तथा बहुत सारे तरीके से हुआ था। अर्थात यह बहुत सादे तरीके से यानी कि नॉर्मल तरीके से हुआ था, जो कि परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। विवाह के गीत नहीं गाए गए थे, अर्थात यहाँ पे संगीत मेहंदी की रस्में वगैरह नहीं थी और कोई गाने वगैरह गाने वाला नहीं था। लोगों का तांता नहीं था, भीड़ नहीं थी बेसिकली, बस चारों तरफ शांति ही शांति थी, और यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। कोई भी खास चीज यहाँ पे नहीं थी, एकदम नॉर्मल तरीके से ये विवाह जो है वो संपन्न होता है। ठीक है, तो सरोज स्मृति का विवाह किस तरीके से अलग था समझ गए होंगे। तो 2 मार्क्स के ये 3 प्रश्न थे हमारे, जिसमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्न जो थे उसके उत्तर लिखने। ठीक है बच्चों, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टार्ट हो जाती है। एक सेकेंड, हाँ, जो कि है आपकी सप्रसंग व्याख्या के बारे में। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, आह वेदना मिली विदाई, ठीक है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित
मधुकारियों की भीख लुटाए। छल छलते संध्या के श्रम कर आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो अब यहाँ पे ये जो आपको बताया गया है, इसमें से किसी एक काव्यांश की आपको 100% व्याख्या करनी है। एक तो है कार्नेलिया के गीत से, सॉरी देवसेना के गीत से है। अब ये जो दूसरा है, लघु सुदिन से पंख पसारे, शीतल मलय समेत सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ निज नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भक्ति ढुलकाती सुख मेरे, मधुर ऊँगते सब रहते जब जग का रजनी भर तारा। तो ये दो सप्रसंग व्याख्या है, किसी एक का आंसर लिखना है। तो मैं आपको ये भी सप्रसंग व्याख्या भी बताऊंगा और जो हमारी दूसरी वाली है ये भी बताऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब अच्छे समझाऊंगा। तो देखो, कोई भी सप्रसंग व्याख्या लिखनी हो तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है, अगर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नहीं है तो भी आपको सबसे पहले टॉप पे लिखना होता है उस सेंटेंस के कुछ जो आपको स्टैंजा दिया गया उसके पहले 4 वर्ड, 4 नहीं तो 2-3 पहले वर्ड और 2-3 आखिरी के वर्ड, जिससे पता चल जाएगा जो चेकर है कि हाँ इसने सप्रसंग व्याख्या किसकी लिखी हुई है। फिर यहाँ पे आता है हमारा प्रसंग। सबसे देखो, बेसिकली में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है प्रसंग, एक होता है संदर्भ, एक होता है व्याख्या और एक होता है काव्यगत विशेषता यानी कि विशेष। तो यहाँ पे देखो, प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य देवसेना के गीत से अवतरित है, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो पहले में आप यही बताओगे कि वो जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उसके लेखक कौन है, उसकी किताब का नाम क्या है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा प्रसंग। फिर आएगा संदर्भ, यानी कि इस पूरे कविता में ये जो लाइंस आपको दी गई हैं, इन लाइन का एक छोटा सा यहाँ पे संक्षिप्त विवरण दीजिए, छोटा सा। बेसिकली देखो, देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम में निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रही थी तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती रही। इसी गीत के माध्यम से वह अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद करके दुखी हो रही है, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब इन लाइंस में जो भाव हमारे सामने निकल के आता है, अब हमें उसका वर्णन करना है। बेसिकली देखो, देवसेना कहती है कि मुझ भाग्यहीन के अंतिम क्षणों में दुख और पीड़ा बहुत ज्यादा मुझे मिल रही है। यानी कि उसके अंतिम क्षणों में क्या होता है कि उसे दुख और पीड़ा बहुत ज्यादा मिल रही है। स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, इस भ्रम में उसने अपना पूरे के पूरे जीवन की अभिलाषा, पूरे के पूरे जीवन की खुशियां जो थी वो उसने दान कर दी थी, लुटा दी थी। ठीक है, इसी कारण मैंने अपने जीवन के में मतलब कि वो इस भ्रम में थी कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है, लेकिन जब वो प्रेम का प्रस्ताव स्कंदगुप्त के पास लेके जाती है देवसेना, तब उसे मना करता है और वो होड़ों की एक मालवा की कोई लड़की थी, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, नाम याद नहीं आ रहा, उससे प्रेम करता था। तो उसने देवसेना के जो प्रेम का प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया था और जीवन के अंतिम क्षणों में वो उसने इसी वजह से उसकी जो अभिलाषाएं वगैरह थी उसे लुटा दिया। दैट मीन्स अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा जो जीवन है उसने अपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान करके वो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा कर रही है। वो कहती है कि उसके दुख से दुखी होकर शाम भी आंसू बहा रही है, अर्थात देवसेना को ऐसा लगता है कि मेरा दुख इतना ज्यादा बड़ा है कि ऐसा लगता है मुझे कि ये जो शाम है वो भी मेरे साथ आंसू बहा रही है। यानी कि वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते अब थक गई है और अपना सारा का सारा जीवन दुखों संघर्षों के बीच बिताया है, जहां उसका अकेलापन ही एकमात्र साथी है। इसका मतलब ये है कि जीवन के अंतिम क्षण है। देखो सिंपल सा यहाँ पे ये जो लाइन्स है मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। देवसेना बेसिकली स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा की किसी लड़की से जो रानी थी उससे प्रेम करता था। ठीक है, देवसेना जो है जब वो अपना प्रस्ताव लेके जाती है स्कंदगुप्त के पास में प्रेम का, तो उसे मना कर देते हैं। इसी वजह से वो कहती है कि मैंने अपने जीवन की सभी खुशियों को लुटा दिया है और मैं अपना सारा का सारा जीवन देश की सेवा में लगाना चाहती हूँ। इसीलिए उसने अपनी सभी की सभी मधुर यादें थी उसे ठुकरा दिया है और साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि जिस शाम मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये शाम भी आंसू बहा रही है और जीवन के अंतिम क्षणों में मुझे बहुत ही ज्यादा दुख और पीड़ा मिल रही है, क्योंकि अब मैं जीवन से लड़ते लड़ते
थक गई हूँ और मेरा सारा का सारा जीवन जो है वो दुखों संघर्षों के बीच में ही गुजरा है, मेरा कोई साथी नहीं था, केवल केवल मेरा अकेलापन यही साथी। फिर यहाँ पे आ जाती है विशेषताएं। तो विशेषता देखो यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 लिखनी है। तो चित्रण क्या है, देवसेना की विरह दशा, उसकी मन स्थिति का बताया गया है। भाषा सरल है, विषय के अनुसार की गई है और अलंकार में मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास अलंकार का उपयोग है। रस यानी कि करुणा रस है। छंद यानी कि मुक्त कविता है। विमो का उपयोग किया गया है, जैसे से घाव विपिन विहाग की तांग, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो विशेष काव्य की विशेषता ये आपने देख ली। तो पहले क्या लिखोगे, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेषता। अब जो दूसरा वाला है ये बेसिकली कार्नेलिया के गीत से लिया गया है, तो इसकी भी सेप्शन व्याख्या देख लेते हैं भाई। तो वही लिखोगे पहले, तो लघु सुदिन से पंख सारे, जब जग का रजनी भता। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की किताब अंतरा के काव्य कार्नेलिया के गीत से अवतरित है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। बिल्कुल सिंपल सा। प्रसंग क्या है, बेसिकली यहाँ सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया, वो सिंधु नदी के किनारे यूनानी शिविर के पास बैठी हुई है और वो भारत की गोवर गाथा, सॉरी गोवर कह रहे हैं, आई एम सॉरी, दैट इज गौरव गाथा। ठीक है, भारत की जो गौरव गाथा है और उसकी प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पे बखान करे। कई बार हो जाता है कि छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है आपको समझाने के चक्कर में, तो माफ कीजिएगा इस चीज को। ठीक है, भारत बहुत ही अच्छा देश है। उसके बाद भारत की जो गौरव गाथा है और प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका बखान तो किया जाता है। व्याख्या करेंगे, तो व्याख्या ये है, बेसिकली इतनी बड़ी मैंने लिख रखी है, इसे आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, कार्नेलिया भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, इसे अपना ही देश मानने लगती है। वह भारत की भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती है कि भारत भूमि भूमि ही वह भूमि है जहाँ सबसे पहले ज्ञान और सभ्यता का सूर्य उदित हुआ था। यहाँ के निवासियों के हृदय में प्रेम और अपनत्व की मिठास भरी हुई है। इस भारत भूमि पर सुदूर देशों से आने वाले अनजान लोगों अथवा शरणार्थियों को भी आश्रय मिलता है और यहाँ के लोग इस प्रकार अपना लेते हैं उसे कि उन्हें यह देश अपना लगने लगता है। यानी कि वह भारत की भूमि की प्रशंसा करते हुए कहती है कि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ज्ञान का उद्भव, ज्ञान की सभ्यता का उद्भव यहीं से हुआ था। यहाँ के निवासियों में प्रेम है, अपनत्व की मिठास है। सुदूर देश से आने वाले जो लोग हैं, पक्षी, उन्हें भी यहाँ पे सहारा मिल जाता है, यानी कि शरणार्थी जो होते हैं। ठीक है, कार्नेलिया को भारत के प्रातः काल का दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। इस समय वह कहती है कि सूर्य का लाल प्रकाश पेड़ों की शाखाओं पर गिरने लगता है। सुबह सुबह का सूर्य लाल होता है, तो ये उसका प्रकाश जब पेड़ों पे गिरता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ प्रकाश तालाब में खिले कमल पुष्पों को भी अभियुक्त बना देता है, उन्हें भी और अच्छा बना देता है। उस समय ऐसा लगता है कि मानो पेड़ों की शाखाएं प्रसन्न होकर नाच रही हूँ। प्रातः काल हरी भरी धरती सूर्य पर लाल किरणें बिखेर रही होती है। ऐसा लगता है कि किसी ने सजीव जगत के ऊपर मंगलकारी सिंदूर बिखेर दिया हो, अर्थात सबके मन में कल्याणकारी भावना का उदय हुआ। और एक चीज और है यहाँ पे कि यहाँ पे एक जो ये लाइन ली गई है, मंदिर उगते रहे थे सब रजनी बता रहे, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों का मतलब मैंने लिखा नहीं बेसिकली, वैसे इनका मतलब ये है कि सुबह सुबह जब होती है तो सभी जो है अपने रात के काम से थके हुए होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई मतलब बिना एनर्जी के सभी व्यक्ति जो अपना काम करने में लग जाते हैं, ये बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। और जो तारे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तारे चांद ये सभी छुपने की आह कर रहे होते हैं क्योंकि अब सूरज आ चुका होता है, ये बताया गया। ये व्याख्या हो गई। फिर इसकी विशेषगत विशेषताएं जो वो लिख दोगे, क्या चित्रण किया गया है, तो भारत भूमि की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को बताया गया है। भाषा कैसी है, विषय अनुकूल है। अलंकार में मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा दिया गया। उदाहरण लिखोगे आप, रस अद्भुत है, शांत रस का उपयोग है। गुड़ बहुत ही एक गाने वाला गुड़ है और मधुरी गुड़ यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखा आपने दोनों ही सेपरेशन व्याख्या कितनी बढ़िया तरीके से आपको समझा दी मैंने। 6 मार्क्स यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो है वो यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपके चैप्टर से संबंधित 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, 3 है, 2 करने। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी और बड़ी बहुरिया का संबंध हरगोविंद क्यों नहीं सुना पाया। 2 करने आपको। देखिए, बड़ी बहुरिया अपने घर में, अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा उसे संघर्ष करना पड़ता, इसीलिए वो अपने घर वालों को अपनी दशा में बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी, जिसे सुनकर वो यहाँ पे आए और उसे यहाँ से ले जाए। बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। किसे, हरगोविंद को। उसे लगा कि इससे गांव की इज्जत चली जाएगी। यह सोचकर उसे बहुत शर्म आई, इसीलिए वह
वापस से आके बड़े बुजुर्ग के पास आके कहता है कि मैं आपका संवाद जो है वो नहीं सुना पाया था। ठीक है, 2 मार्क्स का है, इसीलिए छोटा लिखा है। दूसरा, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन से फल प्राप्त होते हैं? यानी कि ढेले चुन लो, ये उससे लिया गया है। ठीक है, जो सुमिंदे के मन के है उससे लिया गया बेसिकली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखो, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के मतलब जीवन साथी का जो चुनाव है वो मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के क्या फल मिलते थे। तो सबसे पहला देखो, अगर वेदी का ढेला उठाया गया, बेसिकली यहाँ पे कई सारे ढेले होते थे, मिट्टी के ढेले, उसमें से एक होता था वेदी का ढेला, एक होता था गोबर, एक होता था खेत का, और एक होता था मसान की मिट्टी। तो बेसिकली यदि वेदी का ढेला उठता था तो ऐसा कहा जाता था कि उसका जो जीवन साथी है, उसकी जो संतान रहेगी वो वैदिक यानी कि पंडित रहेगी। यदि वो गोबर का ढेला उठाती थी तो वो उसका पुत्र पशुओं का धनी होता था, यानी कि उसके पास पशु वगैरह बहुत होंगे। खेत का ढेला चुनती थी तो यानी कि संतान जो है वो जमींदारी होगी, और मसान का चुनती थी तो यानी कि अब जो है वो अशुभ होगा इसकी शादी को लेकर। तो जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड देखिए, लेखक भीष्मानी का गांधी जी के साथ चलने का प्रथम अनुभव किस प्रकार का रहा है? कि जब प्रथम बार लेखक जो भीष्मानी है वो गांधी जी के चलते हैं, उनका अनुभव किस प्रकार का रहा था? तो देखो भाई, यहां से लिखेंगे, लेखक के भाई ने लेखक को पहले ये बता दिया था कि गांधी जी से अगर मिलना है तो सुबह 7 बजे यहीं पे आना पड़ेगा जहां पे वो गांधी जी रोजाना गुजरा करते हैं। तो सुबह 7 बजे दोनों ही भागते भागते दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हैं। लेखक जो है वो गांधी जी को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि गांधी जी तो ऐसे ही दिखते हैं जैसे कि चित्र में होते हैं। गांधी जी ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और आगे चल दिए। लेखक ने गांधी जी से रावलपिंडी का जिक्र किया। इस जगह का नाम सुनकर गांधी जी ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई। तो हम ये कह सकते हैं लेखक का गांधी जी के साथ में पहला जो आनंद था वो पहले तो उसे भाग के जाना पड़ा, और उसने जब रावलपिंडी का जिक्र किया तब गांधी जी ने वहां पे उसके साथ में बात शुरुआत की थी। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, और वो भी हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, ये भी आपकी एक सैप्रसन व्याख्या है गद्यांश के आधार पे। तो ये है हमारा गद्यांश, जो कि आपकी प्रेमधन की छाया स्मृति से लिया गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो सम्यक हिंदी प्रेमियों की खास मंडली मुझे मिल गई थी, जिनमें श्री काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास जी, आनंद पंडित, बद्रीनाथ, ये सभी थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में होती रहती थी। मैं भी अब अपने आप को लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द का उपयोग होता था। जिस स्थान पर मैं रहता था वह अधिकतर वकील मुक्तादों की कचहरी के अफसर और अमलों की बस्ती हुआ। तो अब हम करेंगे इसकी सप्रसंग व्याख्या। तो ये देखो, 16वीं, अच्छा यहाँ बेसिकली ये है कि 16 वर्ष की अवस्था तक, उसके बाद अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ठीक है, ये क्या है, ये जब भी आप सप्रसंग व्याख्या लिखते हो तो ये आपको बताना पड़ता है। प्रसंग क्या है भाई? तो प्रसंग है, उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय किताब अंतरा के गद्य खंड प्रेमधन की छाया स्मृति से ली गई हैं, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखो, ये मैंने आपका सीधा का सीधा आपका सपोर्ट मटेरियल से उठाया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बताया हुआ है। इन पंक्तियों में लेखक जो है, संदर्भ लिखेंगे हम, इन पंक्तियों में लेखक ये बता रहा है कि उसका परिचय अन्य लेखकों की मंडली से हो गया है। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा इस मंडली में होती रहती है। लेखक भी इसमें अवश्य भाग लेता था। ये बताया गया है संदर्भ के बारे में। अब समझिए इसकी व्याख्या। तो व्याख्या इस तरीके से है कि शुक्ल जी अब स्वयं को लेखक मानने लगे थे। लेखकों के बीच में उन्हें सम्मान की दृष्टि में देखा जाता था। लेखकों की मंडली में बातचीत पढ़ने लिखने की भाषा में होती थी। वे कई नए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते थे, और ऐसा ही एक शब्द था निसंदेह। सभी लोग इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। लेखक जो था वो जिस स्थान पे रहता था वहां पे कचहरी अदालत की कर्मचारी अफसर लोग रहते थे। वो लोग अदालत कचहरी में उर्दू शब्दों को सुनने की आदी थे। इन लोगों को हिंदी लेखक की बोली अजीब सी लगा करती थी। ये जो कर्मचारी वगैरह आते थे अदालत में, उन्हें हिंदी लेखकों की जो बोली थी वो अच्छी नहीं लगती थी। लेखक के मुंह से बार बार निसंदेह शब्द सुनकर उन्होंने लेखक का नाम निसंदेह रख दिया। अर्थात लेखक जो था वो बार बार निसंदेह शब्द का उपयोग कर रहे थे, तो इसीलिए जो कचहरी में अफसर वगैरह होते थे उन्होंने क्या कर दिया, उनका नाम निसंदेह ही रख दिया। लेखक के मोहल्ले में एक मुसलमान
सब सज होकर आए थे, यानी कि एक ही साथ मिलजुल कर आए थे। लेखक के पिताजी उन्हें जानते थे। एक दिन वे दोनों ये बात कर रहे थे कि लेखक के पिताजी ने अपने बेटे को ये परिचय देते हुए कहा कि इसे हिंदी का बहुत शौक है। यानी कि वो जब मुसलमान लोग जो जब उसके घर आते हैं तो उनसे अपने अपने बेटे के बारे में कहता है कि इसे हिंदी में बहुत ही ज्यादा शौक है। यह हिंदी लिखने में पढ़ने में बहुत ही रुचि लेता है। यह सुनते ही जज साहब ने उत्तर दिया कि आपको इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसकी शक्ल देखकर ही हम जान गए हैं कि यह हिंदी प्रेमी है। जब वो निसंदेह शब्द का बार बार उपयोग कर रहा था तो उसके पिता कहते हैं कि ये इसे हिंदी में इंटरेस्ट है, तो वही कह देते हैं कि जज साहब आप मत बताओ मत, इसके जैसे ये शब्दों का उपयोग कर रहा है वैसे हमें पता चलता है कि हाँ। लेखक के इस रहस्य को समझ नहीं पाए कि जज साहब उसकी सूरत को देखकर उसके हिंदी प्रेमी को कैसे जान गए। यानी कि लेखक जो है वो इस बात को नहीं समझ पाए कि उसकी सूरत को देखकर जो है जज साहब कैसे समझ गए कि ये हिंदी प्रेमी है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे दर्शाई गई। अब इसकी हम भाषा विशेष की बात कर लेते हैं। तो भाषा विशेष में बेसिकली खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। बोलचाल की जो नॉर्मल भाषा होती है इसका उपयोग किया है। निसंदेह शब्द का उपयोग जो है वो व्यंग्यार्थ स्पष्ट हुआ है। शब्द शक्ति, अभिधा शब्द का शक्ति है। ये आप ये चाहो तो मत याद रखो। लेखक की बढ़ती साहित्यिक रुचि का परिचय मिलता है। धीरे धीरे वो लेखक साहित्य जो है वो और ज्यादा रुचि बढ़ती जाती है। गुण क्या है? तो प्रसाद गुण है। तत्कालीन समाज में हिंदी का शुद्ध रूप कम ही प्रचलित है। उर्दू लोगों की भाषा आम थी उस समय की, जब हम उस समय की बात करते हैं। ठीक है? तो ये आपकी होगी सप्रसंग व्याख्या एक गद्यांश की। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा आखिरी प्रश्न। चलिए आखिरी प्रश्न को भी ध्यान से समझ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। ये बेसिकली दो में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 3 मार्क्स का। पहला है, यह फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास कहानी के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए बेसिकली देखो, सूरदास जो था वो एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में कुल उसके पास एक झोपड़ी थी, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था और जीवन भर की कमाई जो कुछ पैसे थे वो जमा पूंजी थी। यह सब उसके जीवन के आधार थे और इसमें सूरदास अपना जीवन अच्छे से प्रसन्न पूर्वक जीवन भी बिता रहा था। झोपड़ी जल गई, वह दोबारा बनाई भी जा सकती थी, लेकिन उस झोपड़ी में रखी हुई उसकी जो जमा पूंजी थी जिसे उसने पूरे जन्म भर एकत्र किया था वो भी उसमें जल के राख हो गई, जिसे अब दोबारा से जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें लगभग 500 रुपए थे जिसे उसने पूरे जीवन में इकट्ठा किया था। उस पूंजी से उसकी बहुत सारी अभिलाषाएं थी। उस पूंजी से झोपड़ी के साथ पूंजी के जल जाने के साथ उसकी अभिलाषा भी पूरी तरीके से जल जाती हैं और उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती है। उसे लगा कि ये उसकी झोपड़ी जो फूस से बनी हुई थी, फूस की राख नहीं है बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। उसकी सारी की सारी अभिलाषाएं इस झोपड़ी के साथ में जलकर राख हो जाती हैं। अब उसके पास और कुछ नहीं था बाद दुख और पछतावे के। वह गर्म राख में अपनी अभिलाषा को ढूंढ रहा होता है, अर्थात अपने पैसों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलते। तो समझ में आ गया कि राख जो थी वो फूस की नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। ठीक है। सेकंड देखिए, बिस्कोहर माटी पाठ के आधार पर प्रकृति, नारी, सौंदर्य, लेखक इसकी मान्यताएं बताते हुए फूल के विशेष को लिखिए। यानी कि इसकी मान्यताएं इन तीनों की बतानी है और फूल का विशेष लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखो यहां से शान से स्टार्ट हो जाएगा। लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं थी। ये मान्यताएं आपस में मिली हुई थी। जब लेखक 10 वर्ष का था तब उसने एक स्त्री को देखा था। उसे वह 10 वर्ष बड़ी थी, जिसका सौंदर्य उसे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही सुंदर लगी थी। संतोषी भाई के घर के बाहर आंगन में एक जूही की लता लगी थी। उससे देखो एक तो उसने क्या कर दिया, पहले तो नारी के बारे में बता दिया। ठीक है, नारी के बारे में एक 10 वर्ष बड़ी औरत को, स्त्री को देखता है जिसे वो काफी अच्छी लगती है। फिर आती है प्रकृति। तो प्रकृति के संबंध में वो एक जूही की लता को देखता है और उससे काफी अच्छे सुगंधों की फूलों की खुशबू आती है जो उसकी प्राणता को महका देती है। ये आता है। फिर आता है सौंदर्य। तो लेखक चांदनी रात में लता पर खिलने वाले फूलों में चांदनी को देखता है। उससे प्रतीत होता है मानो चांदनी जूही के फूलों के रूप में लता पर उगाई हो। यहाँ लेखक प्रकृति को जूही, खुशबू, लता तथा स्त्री के रूप में देखता है। उसके लिए ये सभी अलग अलग नहीं है, एक ही थे। ठीक है, तो कई मान्यताएं हैं, उस संबंध में ये लिखोगे। फिर आ जाती है फूल की विशेषता। तो फूल जो था वो केवल गंध नहीं देते थे बल्कि दवा का भी काम करते थे। वो यहाँ पर भरफंडा नामक जो फूल है उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इस फूल से निकलने वाला जो दूध होता है वो आंखों में दवा के काम आता है।
इसे आंखों में निचोड़ देने से आंखों की बीमारी बहुत हद तक सही हो जाती है। साथ ही साथ नीम के फूल चेचक के मरीज को ठीक करने के लिए हो सकते हैं। बेर के फूल सूंघने से मात्र जो बड़े ततैये के डंक होते हैं वो अपने आप झड़ जाएगा। बेर के फूलों की बात हो रही है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि बिस्कुहर की माटी पार्ट के आधार पे जो नारी है और जो प्रकृति सौंदर्य है उसके बारे में लेखक की क्या मान्यता है और फूल का विशेष लिखिए। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर तो हो गया हमारा पूरा का पूरा खत्म, जिसमें हमने जितने भी क्वेश्चन आंसर थे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हमने क्वेश्चन आंसर लिखने शुरू किए थे। तो देखो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आए। अब एक चीज जो यहाँ पे हमारी छूट गई थी वो थी हमारा सेक्शन नंबर ए में दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले को अगर देखें तो बेसिकली देखो ये होता है अपठित गद्यांश, तो ये हमेशा आपका अलग ही आता है। तो इसीलिए देखो आपका जो बोर्ड वाला एग्जाम है ठीक उसी को यहाँ पे लिया गया है और आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, जिसकी आंसर की अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे तो आंसर की यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रही है आपकी आंसर के जितने भी क्वेश्चन। जैसे कि पहले का जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड छोटा करना पड़ेगा, हाँ जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पहले का क्वेश्चन है कि गद्यांश में सभ्यता को 12 तरक्की के बारे में बताया गया क्योंकि भौतिक संसाधनों का द्योतक होती है। ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दिया गया, इजीली आप पढ़ सकते हो। देखो इसका आंसर मैं किस लिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें आपके फालतू में 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में अलग ही आता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए पैटर्न आपका किस तरीके का होने वाला है। तो आई होप आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर समझाए गए हैं आज की इस वीडियो में और आज का जो क्वेश्चन पेपर था बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हर एक क्वेश्चन के आंसर को जितना हो सका था मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। बस अब आपको करना क्या है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ अभी हम आपके लिए 5+ सैंपल पेपर की सीरीज लेके आने वाले हैं तो उसे भी देखना। ठीक है, तो फीडबैक अपना जरूर देना कमेंट बॉक्स में और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।